हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। नाउ द रेफरेंस हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 ऑफ सीपीसी। तो रेफरेंस क्या है? अंडर सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी, a subordinate court is authorized to refer a matter raised in a suit, appeal or execution proceeding on a question of law to high court। तो यहाँ पे मैटर ये है कि जो सूट या अपील में जो बात किया गया है, अ क्वेश्चन ऑफ लॉ मस्ट हैव अरिजन, और ये सूट और अपील होना पड़ेगा नॉन अपीलेबल। इट इज नॉन अपीलेबल। तो जो नॉन अपीलेबल मैटर है उसमें अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इशू रेज होता है तो उस मैटर को हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए भेज दिया जाता है, और हाई कोर्ट का जो ओपिनियन होता है उसके ऊपर बेस करके जो फाइनल डिसीजन होता है ट्रायल कोर्ट का वो दिया जाता है। इसका जो एक्चुअल पर्पस है, जो लेजिस्लेचर का जो पर्पस है वो ये है कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, उसमें कोई एक्ट हो सकता है, या तो कोई एक्ट हो सकता है, या कोई ऑर्डिनेंस हो सकता है, या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है दैट शुड बी मेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, दैट इज हाई कोर्ट। और कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ना करे। ठीक है, इसीलिए कोई भी इश्यूज पे अगर वो नॉन अपीलेबल है तो उसको हाई कोर्ट में अपील भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक क्वेश्चन ऑफ लॉ उस पर रेज हुआ है तो उसको पहले हाई कोर्ट की जो ओपिनियन है उसके लिए वहां पे भेज दिया जाता है। नाउ व्हाट आर द कंडीशन इज दैट कि अ पेंडिंग सूट अपील वेयर इट इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील। ठीक है, दैट मीन्स ये सूट है और अपील है which cannot be further appealed, or an execution proceeding in a subordinate court. Second condition is that a question of law must have arisen. It is all about the question of law. Their reference cannot be made on a question of fact. It has to be question of law. And the trial court entertains a reasonable doubt on the question of law. ठीक है, ट्रायल कोर्ट के मन में एक रीजनेबल डाउट है उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर, या लॉ के उस प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन को लेकर। नाउ ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ कहा गया है, ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ कहा गया है, दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज अल्ट्रा वायर्स, कि जो जो एक्ट है या फिर जो ऑर्डिनेंस है, वेदर दैट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। या फिर अदर हो सकता है जो कि रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए प्रोविजन ऑफ दैट law, regarding interpretation of a provision of law। Now ये जो पहला मैटर है अल्ट्रा वायर्स, whether the act or the law is unconstitutional or not, it is mandatory for the trial court to refer the matter to high court. In this case it is mandatory। तो इस केस में क्या होना पड़ेगा कि कोर्ट के सामने ये तीन कंडीशंस होने पड़ेंगे कि for the proper disposal of the matter it is necessary to decide on the question of law, and the subordinate court is of the view that the law in question is ultra vires, that is unconstitutional, and it has not yet been decided by high court। तो पहले अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की भी अगर कोई इंटरप्रिटेशन आ चुका है तो दैट डज नॉट क्रिएट एनी डाउट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है हायर कोर्ट्स की। लेकिन अगर उस पर कोई पहले डिसीजन नहीं लिया गया बाय द हायर कोर्ट्स, और कोर्ट के मन में ये एक डाउट क्रिएट होता है कि वेदर दैट लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, तो इट इज मैंडेटरी फॉर द ट्रायल कोर्ट टू रेफर द मैटर टू हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट अपना डिसीजन बताएगा, हाई कोर्ट अपने ओपिनियन देगा कि वेदर इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट।
because that can be made only by High Court and Supreme Court, and in this case जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट है, हाई कोर्ट, उस पे ये रेफरेंस किया जाता है. तो ये who can apply for reference? Either a party can apply, a party can make an application to the trial court, or the trial court also on its own motion can refer the matter to the high court. Now let us see the procedure. Procedure जो order 46 है, order 46 of CPC में explain किया गया है इसके procedure के बारे में. सबसे पहले the court will draw up the statement of the facts of the case. केस की जो फैक्ट्स है उसको बताएगा, and it will formulate the question of law to seek opinion of the high court. Now the trial court इसी स्टेज में ट्रायल कोर्ट अपना भी एक ओपिनियन दे सकता है, अपना भी एक ओपिनियन दे सकता है, but that is not necessary. It is optional for the trial court whether it wants to give an opinion or not. और अगर अपना ओपिनियन देता है तो वो अपने उसके पीछे रीजन भी देगा, उस अपने ओपिनियन के पीछे रीजन भी देगा. ना कोर्ट के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने दो ऑप्शन है, या तो उसके सामने जो पेंडिंग मैटर है, या तो उस पे स्टे ऑर्डर लग जाए, स्टे ऑर्डर लगा दे कि जब हाई कोर्ट का ओपिनियन आएगा उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, या तो फिर वो खुद भी एक ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है, लेकिन दैट विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट. क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जो ओपिनियन है, अगर हाई कोर्ट के डिसीजन उसके अगेंस्ट जाता है तो उसके जो ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके भी अगेंस्ट चला जाएगा हाई कोर्ट का ओपिनियन. तो इन दैट केस दैट ऑर्डर और डिक्री में बी सेट असाइड. तो ये दोनों काम, ये दो ऑप्शन ट्रायल कोर्ट के सामने. नाउ द हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट के सामने मैटर पहुंचा है, हाई कोर्ट विल डिसाइड द मैटर, एंड while taking the decision it may allow the parties a hearing. तो पार्टीज के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी हाई कोर्ट सुन सकता है. अब देखिए, हाई कोर्ट का अगर ओपिनियन प्लेंटिफ के फेवर में आता है तो जो पहले अगर डिक्री पास कर दिया गया था दैट डिक्री विल बी कंफर्म्ड, और अगर डिक्री पास नहीं किया गया था तो एक डिक्री पास किया जाएगा बाय द ट्रायल कोर्ट, राइट. लेकिन अगर हाई कोर्ट की ओपिनियन डिफेंडेंट के फेवर में जाता है तो एक ही ऑप्शन बचता है ट्रायल कोर्ट के पास सामने, दैट इज द सूट इज डिसमिस्ड. सूट इज डिसमिस्ड. हाई कोर्ट अपने डिसीजन लेने के बाद a copy of the judgment of the high court is to be transmitted to the trial court which will pass a decree or order based on it, right. and high court has a power, अगर ट्रायल कोर्ट ने बीच में कोई ऑर्डर पास किया है तो बेस्ड ऑन द डिसीजन टेकन बाय द हाई कोर्ट और इट्स ओपिनियन इट कैन आइदर चेंज, इट कैन ऑल्टर, इट कैन कैंसिल, और इट कैन इवन सेट असाइड एनी डिक्री और ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट. So this is all about reference under civil procedure